अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, चुनाव का माहौल है और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने न सिर्फ किशनगंज, जिन्होंने न सिर्फ सीमांचल, बल्कि बिहार के तारीख़ में एक इतिहास रचा है, तारीख़ रचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब कमरुल हुदा साहब की। और कमरुल हुदा साहब किशनगंज के ही नहीं बल्कि बिहार के वाहिद इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मजलिस का परचम बिहार में लहराया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गांव मोहल्ला का। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम दरअसल आपको एक पुराना वीडियो दिखाना चाहते हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप वीडियो को देखिए। दोस्तों, लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है, किशनगंज में पहली बार यानी सीमांचल में पहली बार एमआईएम को ज़बरदस्त जीत हासिल हुई है। और इस वक्त हमारे साथ जनाब कमरुल हुदा साहब मौजूद हैं जो किशनगंज से एमआईएम के उम्मीदवार थे, अब ये विधायक बन जाएंगे। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और पहली जीत पर पहला सवाल मेरा यही है कि आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, किशनगंज में हम विकास के मुद्दा को लेकर के लड़ाई लड़े हैं जी। और मेरे किशनगंज में लड़ाई लड़ने का दो महत्वपूर्ण लड़ाई था जी। एक तरफ तो वो सांप्रदायिक ताकत जी, और दूसरी तरफ वो परिवारवाद जी। ये सांप्रदायिक ताकत और परिवारवाद दोनों को परास्त करके जनता ने हमें समर्थन दिया है। मैं यहाँ से जीता हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने हमें टिकट दे करके यहाँ पर जो बदहाली है सीमांचल की, इस बदहाली को देखते हुए उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट मुझे दिया और मुझे जीत हासिल हुई। सर, क्योंकि अब आप जीत चुके हैं सर, तो मेरा एक सवाल आपसे अहम ये सवाल है कि अब आप जब जीत गए हैं तो विधायक बनने के बाद आपके वो 2 से 4 काम, कौन से ऐसे काम होंगे जो काफ़ी अहम होंगे, जिसको करना आप सबसे पहले तरजीह देंगे? देखिए, विकास का मुद्दा को लेकर के हम आए हैं। विकास मेरा मुद्दा रहेगा जी। यहाँ की जो पुल पुलिया है, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ तो महत्वपूर्ण जो 2 काम बोल रहे हैं आप, एक तो सतमेड़ी का पुल है या फिर खरखड़ी का पुल है। मैं कोशिश करूंगा कि इन पर मैं खरा उतरूं और लोग जो मैंने ये इसके साथ मुझे वोट दिया है, मैं सबसे पहले विधानसभा के तमाम मतदाताओं को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, विधायक जी ने कहा है कि वो जीतने के बाद विकास को तरजीह देंगे और उन्होंने साथ ही साथ सतमेड़ी पुल का जिक्र किया और खरखड़ी पुल का जिक्र किया। सर, आपने इन दोनों पुलों को बनाने की बात कही थी, आपके वादे कितने पूरे हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जीतने के बाद अभी मेरा 8 महीना हो रहा है। इस 8 महीने में जैसे ही हम जीत करके आए, संजोग देख लीजिए कि 3 महीना एनआरसी, सीएए, एनपीआर में बीत गया जी। उसके बाद 3 महीना सीएए, एनआरसी और एनपीआर जब ख़त्म हुआ तो लॉकडाउन लग गया। 3 महीना लॉकडाउन में लग गया। इस अंतराल में हमने यहाँ से पटना जब गए, पटना में जा कर के सतमेरी का पुल हो या खरखड़ी का पुल हो या फिर चेचुआ बाड़ी से लेकर के पोठिया तक का रोड हो, सारे जो फाइल जहाँ जहाँ पर दबे हुए थे वहाँ जा कर के प्रधान सचिव से मिल कर के मैंने सारे फाइल को निकलवाया। सारे फाइल को निकलवा करके उसको लाइन अप करवाया। लाइन अप करवाने के बाद सारा मामला समझिए कि लाइन में है। सतमेरी का मामला ये था कि उसमें 6 करोड़ का उसमें प्राक्कलन बना था और वो प्राक्कलन जो टेंडर वाला था, जो ठेकेदार थे, वो छोड़ करके चले गए। अब उसका एस्टीमेट में सुधार होना था। एस्टीमेट में सुधार होकर के अभी 8 करोड़ रुपया उसका प्राक्कलन बना है। अब बहुत जल्द ही उसका टेंडर समाप्त हो जाएगा और वहाँ पर शिलान्यास भी होगा और काम भी होगा। इस विधायक के जीतने की बात लगातार आप कह रहे हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं कि मजलिस का रणनीति क्या है, वो कौन सी प्लानिंग है जिसके तहत इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि 20 विधायक आप जीत के जाएंगे? ये साफ जाहिर है, मजलिस का रणनीति, मजलिस का प्लानिंग, पूरे बिहार में हमारा संगठन का काम चल रहा है। पूरे बिहार में हमारा संगठन मजबूती के साथ सदस्यता अभियान चल रहा है। पूरे बिहार में हम सदस्यता अभियान चला करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और पूरे बिहार में अभी तो मेरा प्लानिंग है, माननीय हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से हम लोगों हमारी जो बातें होती है, तो हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है,
हमारा ये समझिए कि प्लानिंग चल रहा है। संगठन मेरा जहाँ जहाँ पर मजबूत हो जाएगा उसी हिसाब से हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से मेरा रणनीति होगा। हम लोग मिल बैठ करके एक फैसला करके पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि आपके जो 6 महीने हैं वो एनआरसी और लॉकडाउन में चले गए। हम जानना ये चाह रहे हैं कि अभी जो कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन की वजह से जो हमारे प्रवासी मजदूर या प्रवासी भाई अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में रहे, तो ऐसे मजदूरों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए कमरुल हुदा साहब ने एक विधायक के तौर पर उनकी किस तरह से सहायता की, ये जानना ज़रूरी है सर। देखिए, ये जो अभी क्वारंटाइन हुआ या हमारे प्रवासी मजदूर 27 से 28 लाख बिहार के मजदूर बाहर में रह रहे थे, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या नेपाल हो। हाँ, सब जगह में, सिक्किम में भी हमारे मजदूर रहते थे। सारे लोग प्रवासी मजदूर जहाँ जहाँ पर रहते थे हमारे मजदूर भाई रहते थे। केंद्र सरकार का कोई प्लानिंग नहीं था। बिना प्लानिंग के केंद्र सरकार ने मजदूरों को बाहर से अपने देश में बुला लिए, अपने देश के विभिन्न राज्यों में बुला लिए। और बिहार सरकार का भी, हमारे माननीय नीतीश जी का भी कोई प्लानिंग नहीं था। बिना प्लानिंग का ये 27 से 28 लाख मजदूर को बाहर से बिहार में बुला लिए। नतीजा ये हुआ कि हमारे जो मजदूर भाई बाहर से आने लगे, चाहे वो दिल्ली से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, जब वो आ रहे थे या मुंबई से हो आ रहे थे, आने के बाद रास्ते में बहुत ऐसे मजदूर भाई हमारे मैंने ये कोरोना के दहशत इतना फैल गया। एक तो कोरोना समझिए कि पूरे देश से हम लोग जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया भी महामारी के चपेट में है और पूरा देश इससे जूझ रहा है। जब मजदूर भाई हमारे वहाँ से आने लगे, लोग ये सोच लिया कि अब अगर मरना ही है तो हम अपने गांव में जा कर के, अपने समाज में जा कर के, अपने घर में जा कर के अपने लोगों के साथ में मिल बैठ कर के रहेंगे। लोग चल दिए, कुछ लोग पैदल चल दिए, कुछ लोग साइकिल से चल दिए, कुछ लोग मोटरसाइकिल से चल दिए, कुछ लोग तो ऐसा हुआ कि मतलब ठेला चला करके दिल्ली और पंजाब से बिहार में हमारे इस सीमांचल में आए। तो ये बिना प्लानिंग का समझिए कि मज़दूरों को बुलाना था। नतीजा हुआ ये कि एक तरफ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है और ये जागरूकता ही इस बीमारी का उपाय है। जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंस में नहीं रहेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर नहीं करेंगे, इस बीमारी से हम लड़ नहीं सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कहाँ है ये सोशल डिस्टेंसिंग? जब बिहार में हमारे मजदूर भाई आए, मैंने देखा हमारे इस पोठिया ब्लॉक के अंदर 97 क्वारंटाइन सेंटर बना। उस 97 क्वारंटाइन सेंटर में 50 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर में खुद जा कर के मैंने प्रवासी मजदूर से, हमारे मजदूर भाइयों से मिला, उनका हालचाल पूछा, उनके हालात को जाना कि भैया आप जो है दिल्ली से, पंजाब से आए। एक तो परेशान हाल होकर के लोगों ने दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, मुंबई से अपने गांव में, समाज में आए। अब गांव समाज में आने के बाद ऐसा स्थिति हो गया पैदा कि अब उनको घर में नहीं रहना है, क्वारंटाइन सेंटर में जाना है, स्कूल में जाना है। क्वारंटाइन सेंटर में, स्कूल में क्या तैयारी था आपका? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से सवाल करता हूं कि आपका कोई तैयारी नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था। आपने मजदूर भाइयों को बुला करके स्कूल में रख लिए। एक कमरा में 20-20 मजदूर, 25-25 मजदूर, 30-30 मजदूर एक कमरा में ठूस दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी पूरा उड़ गया और उन लोगों के खाने के लाले पड़ गए। वो लोगों का खाने का कोई साधन नहीं है और खाने का जब कोई उपाय नहीं है। जब हमें फ़ोन आने के बाद हम लोगों से जाकर के रब्ता किए और रब्ता करने के बाद सीओ से और बीडीओ से जाकर के मिले कि भाई ये जो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे जो मज़दूर भाई आए हैं, इनको अब तक खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था है आपके पास? जो खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो ये बता दूं कि समझिए कि कम से कम 15 ऐसे स्कूल हैं जहां पर पीने का पानी तक का मुहैया नहीं था और उन 15 स्कूल में पीएचईडी को बोल करके 15 स्कूल में चापाकल गड़वाने का काम किए। बिजली का कोई सुविधा नहीं है, लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है और एक रूम में अगर 20 मजदूर रहते हैं, एक बाल्टी उनको दिया गया है, एक बाल्टी में 20 मजदूर नहाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरा से कोई संपर्क नहीं करे, डिस्टेंस में रहे और एक बाल्टी लेकर के 20 मजदूर उसी बाल्टी में नहाते हैं। ये कहाँ का सोशल डिस्टेंसिंग रहा? तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में धज्जियाँ उड़ गया। इसका कारण सिर्फ यही है
कि हमारे केंद्र सरकार का कोई प्लानिंग नहीं था, राज्य सरकार का कोई प्लानिंग नहीं था। बिना प्लानिंग के ये मज़दूरों को अपने समाज बुला लिए, बिहार में बुला लिए, सीमांचल में बुला लिए। सीमांचल में आने के बाद अब ये स्थिति है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहे। क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद इन लोगों की खाने की व्यवस्था नहीं है। खैर, अब जब क्वारंटाइन सेंटर से निकल गए, अब यहाँ पर मज़दूरों को भूखमरी के कगार पर हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि आपको हम जॉब देंगे, मनरेगा में जॉब देंगे। कहाँ पर है जॉब भाई? अब तक किसी को कोई जॉब नहीं मिल पाया। मनरेगा के कार्ड बना रहे हैं, मनरेगा के कार्ड बना करके सभी कार्डधारी को जॉब देंगे। अब तक कोई प्लानिंग नहीं है। सारे लोग समझिए, यही चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार अगर विफल नज़र आती है, सरकार अगर नाकाम साबित हो रही है, तो कमरुल हुदा साहब एक विपक्ष के तौर पर क्या कर रहे हैं? किस मजबूती के साथ अवाम की, गरीबों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आप? मैं गरीबों की आवाज़ को बुलंद करता हूं, चूँकि हम लोग तो आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। ये करना है सरकार को, ये करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये करना है प्रशासन को। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पूरी तरह से विफल है। मैं जहाँ जहाँ पर गया क्वारंटाइन सेंटर में अपने आवाज़ को बुलंद किया। मैंने बीडीओ साहब से, सीओ साहब से बात की, डीएम साहब से बात किया। मैंने लिख करके पत्र भी दिए, मैंने लिख करके डीएम साहब को पत्र दिए। और यहीं तक नहीं, मैंने प्रधान सचिव आपदा को भी लिख करके दिया कि ये जो स्थिति है मज़दूरों का स्थिति दयनीय है। ये लोग खाने के लाले पर गए, इन लोगों के पास मजदूरी नहीं है। तो मैं जहाँ तक आवाज़ है, आवाज़ तो उठा रहा हूँ, मैं तो आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। ये रही कोरोना की बात। अब हम एनआरसी और एनपीआर की बात करेंगे, क्योंकि आपने ही कहा कि साहब हमारे 3 महीने सीए, एनआरसी, एनपीआर में चला गया। जिस तरह से राजद हो या कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां हो, उनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे में जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी को, यानी एनडीए को यहाँ मजबूती मिल रही है। तो क्या जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनपीआर के लिए समर्थन किया था, आने वाले वक्त में फिर अगर एनपीआर की चर्चा होगी तो इन लोगों की वजह से उन्हें मजबूती मिलेगी? देखिए, ये भी कोई भी बीजेपी चला जाए, अभी स्वार्थ सिद्धि में सारे लोग पड़े हुए हैं। चाहे वो बीजेपी में चले जाते हैं या राजद छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, ये तो अपने स्वार्थ सिद्धि के वजह से है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2015 में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में घूम घूम करके वोट मांग रहे थे और लोगों से ये कह रहे थे, अक़लियतों को ये कह रहे थे, यहाँ के दलितों को, वंचितों को, शोषितों को ये कह रहे थे कि हमें वोट दे दो, हमें जब वोट दे दोगे हम पटना के गद्दी पर बैठेंगे तो यहाँ की बेरोजगारी को दूर करेंगे, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, यहाँ का पलायन बंद होगा। लेकिन लोगों ने तो वोट दे दिया, अक़लियत के लोग वोट दे दिए, शोषित के लोग वोट दे दिए, वंचित के लोग वोट दे दिए, महादलित के लोग वोट दे दिए। ये जब घूम घूम करके वोट मांग रहे थे तो ये कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं जहर पीना मुझे कबूल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन जब इनको वोट दे दिए सारे लोगों ने, अब वोट ले करके जब ये पटना के गद्दी में बैठ गए तो ये नरेंद्र मोदी के गोद में जा करके बैठ गए। बीजेपी में शामिल होना तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी के गोद में जा करके बैठ गए। नतीजा ये है कि अब इसको जवाब मिलेगा 2020 में। 2020 में यहाँ की जनता जवाब देगी और याद दिलाएगा कि 2015 में नीतीश बाबू आप जो घूम घूम करके वोट मांग रहे थे, हम लोगों को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके वोट ले लिए थे और आप जा करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा करके बैठ गए। इस बार तो 2020 में यहाँ का जनता जवाब देगी। लेकिन आज भी राजद और कांग्रेस के लोग तो बीजेपी की बी टीम आप ही को बताते हैं। देखिए, ये बीजेपी की बी टीम हमको बताती है, ये बीजेपी के बी टीम तो वो कांग्रेसी है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में इन लोगों ने क्या किया। महाराष्ट्र में बीजेपी से भी तो ज़्यादा खतरनाक समझिए कि शिवसेना है, और उस शिवसेना का समर्थन दे करके वहाँ का सरकार बना दिया। कौन बना दिया? ये कांग्रेसी बना दिया। और ये कांग्रेसी कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बीजेपी की बी टीम एमआईएम है। और उसको किशनगंज की जनता ने ये साबित करके दिखा दिया। जब ये लोग किशनगंज में चुनाव हुआ था
2019 में जब जमनी इंतखाब हुआ, उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में इन लोगों का क्या काम था? ये कांग्रेसियों का काम था कि बिहार में जब जब चुनाव आता था, ख़ास करके इस सीमांचल के इलाके में लोगों को डरा करके धमका करके वोट लेने का काम करते थे। ये लोग आकर के यही डर दिखा देते थे कि मुझे वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। इस बार किशनगंज की जनता ने अक्लमंदी से काम लिया और यहाँ के वोटरों ने, यहाँ के मतदाता ने, मैं तमाम मतदाता को, तमाम माँ बहनों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने अक्लमंदी से काम लिया और ये साबित करके दिखा दिया कि बीजेपी के बी टीम MIM नहीं, बीजेपी के बी टीम कांग्रेस है। अगर MIM को वोट नहीं दोगे तो ये बी टीम बीजेपी जीत जाएगी। सर, जिस चुनाव की जीत की आप बात कर रहे हैं, चुनाव के जीतने के बाद वही लोग उन्हीं के ज़रिए लगातार ये बातें कही गई कि दरअसल ये जीत मजलिस की नहीं है बल्कि कांग्रेस की ये पुश्तैनी हार है। यानी वो आपको आपकी जीत नहीं बताते हैं बल्कि कांग्रेस की गलती की वजह से आप जीत गए हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। पुश्तैनी अगर हार है तो 25,000 में जा कर के ये लोग निपट गए। ये लोग इस सीट को अपने विरासत का सीट समझते थे और जनता ने यहाँ पर जवाब दे दिया कि विरासत से सीट नहीं होता है। और 1947 के बाद से, पहले राजा के पेट से रानी पैदा होता था। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ये तय हो गया कि आप रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा बल्कि वोट दे करके राजा बनाएगा। ये इन लोगों का जवाब किशनगंज की जनता ने दे दिया कि जिस सीट को ये लोग विरासत की सीट समझते थे, ये लोग समझ रहे थे कि ये मेरा पुश्तैनी सीट है। ये यहाँ के जनता ने जवाब दे दिया कि तुम जो बीजेपी का डर दिखा करके वोट लिया करते थे, यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, तो आने वाले इलेक्शन में आपका मुकाबला बीजेपी से या कांग्रेस से? देखिए, हमारा लड़ाई न बीजेपी से है न कांग्रेस से, हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। और इंशाअल्लाह आने वाला कल बिहार की जनता अब जाग चुकी है। जिस तरह से पूरे बिहार में लोगों को ठग करके, छल करके इन लोगों ने वोट लेने का काम किया, ख़ास करके इस सीमांचल में जो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, इस सीमांचल में जो लोगों को डर दिखा करके वोट लेने का काम करता था, अब यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता, यहाँ के वोटर जाग चुका है कि अगर हमारा कोई रहबर है वो कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यही बिहार का काया पलट कर सकता है। इसलिए इस बार सारे लोगों ने ये मिजाज बना लिया है कि न कांग्रेस, न राजद, न बीजेपी, इस बार MIM को वोट देंगे। सारे लोग मिल करके कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और इस बार बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक नहीं रहेगी, कोई सरकार नहीं बना पाएगी। हर सरकार को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये दिमाग साफ कर लें कि हमने न कभी NDA के साथ था, न कभी हैं और न कभी रहेंगे। जब कोई भी सेकुलर जमात की सरकार बनेगी, उसके साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगा। उसके साथ मिल करके हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। और एक मिशन लेकर के जो हम लोग चले हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का एक जो मिशन है कि जो इस सीमांचल की बदहाली, इस सीमांचल के साथ जो शोषण हुआ है, इस सीमांचल को जो लोगों ने बरगला करके वोट लेने का काम किया है, विकास नहीं हुआ। न तालीम के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ, न शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ, न बिजली के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ। लोग कहते हैं कि 22 से 24 घंटा बिजली, आज भी पोठिया में 4 से 5 घंटा बिजली मिलती है। मैंने उस दिन जिला परिषद की बैठक में कहा कि बिजली जो है, बिजली आज भी पोठिया में 4 से 5 घंटा ही बिजली मिलती है। सरकार दावा करती है कि मैंने 22 से 24 घंटा बिजली मिलती है। आज भी पोठिया में 4 से 5 घंटा बिजली मिल रही है। इस सीमांचल को इन लोगों ने हमेशा ठगने और छलने का काम किया। अब क्योंकि इलेक्शन सर पर है और तकरीबन सारे लोगों को ये उम्मीदें हैं कि साहब मजलिस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, क्योंकि जिस तरह से एक जगह से कई दावेदार हैं, कई उम्मीदवार अपने आप को अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आस है, लोगों में ये उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है साहब अपने उम्मीदवारों की आप जो है घोषणा करेंगे। इसमें लेट क्यों कर रहे हैं, देरी क्यों हो रही है? देखिए, अभी समय है, लगभग 4 महीना अभी समय है। इस 4 महीना में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, उनकी टीम आएगी और टीम आ करके सारे क्षेत्रों में हम लोग सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद
जो उपयोगी होगा। पहले ही हम लोगों ने जो भी हमारे पार्टी में आते हैं उनसे हम लोग एक शपथ पत्र लिखवा लेते हैं कि आप टिकट का दावा नहीं करेंगे। आप अगर मजलिस में आते हैं तो ईमानदारी के साथ मजलिस का रुकन बन करके, मजलिस का सदस्य बन करके आप कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रुकन बन करके आने का मतलब है कि आपका एक भावना होना चाहिए कि इलाके का बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कहा कि साहब आप पहले ही जो उनसे लिखवा लेते हैं, फिर क्या वजह है कि ठाकुर उजमा असद इकबाल साहब खुद को प्रत्याशी बताते हैं, महबूब साहब खुद को प्रत्याशी बताते हैं, तारा श्वेता जी जो है खुद अपने दावेदारी पेश कर रही हैं। अगर इस तरह की गलतियां होती तो फिर आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल एक्शन। इससे पहले भी जो है हमारे जो ये जो थे उन पर चार्ज किया गया कि भाई आप लोग किसी तरह का कोई दावेदारी नहीं करेंगे, और अगर इस तरह की दावेदारी करेंगे तो पार्टी से एक्शन होगा, पार्टी की तरफ से एक्शन किया जाएगा। जो लोग इस तरह की आखिरी सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान साहब के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप या तो बहादुरगंज या फिर अमोर विधानसभा से किस्मत आजमाइए। लगातार लोग ये जो है साहब कयास लगा रहे हैं। तो मैं सीधे तौर पर जो मजलिस के वाहिद बिहार के एमएलए साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अख्तरुल ईमान साहब को चुनाव में आना चाहिए? देखिए, ये तो फिर हम लोग बैठेंगे बैरिस्टर असद। अभी लोगों का एक भावना है, लोग अपना भावना से कह रहे हैं कि आपको वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, आपको वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। उसको लेकर के हम लोग बैठेंगे। अभी कुछ भी पहले कहना समझिए कि जल्दबाजी होगा। इसलिए हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सारे लोग मिल बैठ करके उस पर तय करेंगे कि किन को कहाँ से लड़ना है, कौन कहाँ के प्रत्याशी बनेंगे। ये समय आएगा तो हम लोग बता देंगे। अभी समय से पहले बोलना कुछ भी जल्दबाजी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर कमरुद्दीन साहब ने कह दिया कि समय से पहले कुछ भी कहना दुरुस्त नहीं है। मैं आपको ऐसे ही दूसरे जो लीडरान हैं उनसे मुलाकात कराऊंगा और उनसे उनके ख्यालात जानने की कोशिश करूंगा। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।